गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। पादपों में जल अवशोषण तथा उसके लिए आवश्यक मुख्य जो अंग हैं तथा अंग तंत्र के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, इसका सबसे पहले वर्णन किया था क्रेमर ने 1949 में यह बताया था कि जल अवशोषण पादपों में दो प्रकार से होता है। पहला निष्क्रिय जल अवशोषण, जो कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का अवशोषण जो होता है वह पत्तियों में जो जल की हानि होती है, पत्तियों से जल वाष्प के रूप में उड़ता है, उसके कारण पादपों में जल की कमी हो जाती है, जिसके कारण पादपों में वाष्पोत्सर्जन से जल अवशोषण के लिए खिंचाव उत्पन्न होता है। जितना जल कम हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए पौधे को प्रेरण मिलता है। इसके कारण जितना भी जल का अवशोषण होता है उसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहा जाता है। तथा दूसरा होता है सक्रिय जल अवशोषण। पादपों में जड़ तथा उसके जितने भी अवयव हैं उनके द्वारा जितना भी जल अवशोषण और जल अवशोषण करने के लिए जो भी प्रेरणा मिलती है, उस सब के कारण होने वाला जल का अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण कहलाता है। यह ज़्यादातर मूल दाब के प्रासरणीय दाब के द्वारा उत्पन्न होता है। मूल के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदा के अंदर उपस्थित जितना भी सांद्र जल है या फिर सांद्र जो विलयन है उसमें से जल का अवशोषण करती हैं, जिसके कारण एक दाब उत्पन्न होता है जिसे हम प्रासरणीय दाब कहते हैं। इसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जितना भी जल का अवशोषण होता है उसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। अर्थात पादप के वायवीय भागों यानी कि पत्तियों के द्वारा होने वाले जल के अवशोषण का प्रेरण निष्क्रिय जल अवशोषण तथा जड़ के द्वारा होने वाले जल अवशोषण के प्रेरण के कारण जितने भी जल की पूर्ति होती है उसे हम सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। इस प्रकार क्रेमर ने बताया कि जल अवशोषण निष्क्रिय व सक्रिय दो प्रकार का होता है। जल अवशोषण की प्रेरणा मिलने के बाद पादपों में जल का अवशोषण होता है तथा जल का प्रवाह होता है पादप के विभिन्न भागों में। जड़ें ही जल का अवशोषण करती हैं, प्रेरणा चाहे उन्हें पत्तियों से मिलती है, परंतु जड़ या मूल ही पादप का मुख्य जल अवशोषी अंग होता है। तो जल का मूल रोम से जाइलम तक का प्रवाह पार्श्वीय प्रवाह या लैटरल फ्लो कहलाता है। पादपों में जल का अवशोषण मूल रोम से होता है तथा उसे जाइलम तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम जल का पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। पादपों में जल का पार्श्वीय प्रवाह जो है वो 3 पथों के द्वारा होता है। अर्थात जल का अवशोषण जब मूल रोम करते हैं तो जाइलम जो कि पादप का जल परिवहन करने वाला अंग होता है, इसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जाइलम तक जल को पहुंचाना 3 पथों से संभव होता है। पहला अपलवक या एपोप्लास्ट पथ, दूसरा संलवक या सिम्प्लास्ट पथ और तीसरा होता है रसधानीय पथ। अपलवक पथ या एपोप्लास्ट पथ होता है कि पादप की कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति के मध्य, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति के बीच में जो एक रिक्त स्थान होता है उसके द्वारा दूसरी कोशिका को पादप में जल पहुंचाना और इसी प्रवाह से जाइलम तक जल का प्रवाह अपलवक या एपोप्लास्ट पथ कहलाता है। यानी कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है उसके
तथा कोशिका झिल्ली के बीच में जो रिक्त स्थान है तथा अंतरा कोशिकीय अवकाशों के बीच में होने वाले जल के प्रवाह को हम अपलवक या एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। दूसरा संलवक या सिम्प्लास्ट पथ, यानी कि कोशिका द्रव्य में से होकर के जल का जो प्रवाह होता है उसे हम संलवक या सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। तथा तीसरा है रसधानीय पथ। तो कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती हैं, जिन्हें हम रसधानियां भी कहते हैं, उनमें जो भी जल होता है उसका प्रवाह अगली कोशिका तक किया जाता है। तो इस तरीके से होने वाले जल के प्रवाह को हम रसधानीय प्रवाह तथा इस पथ को हम रसधानीय पथ कहते हैं। तो पादपों में जल 3 प्रकार से परिवहित होता है, मूल रोम से लेकर के जाइलम तक। पहला अपलवक, दूसरा संलवक तथा तीसरा रसधानीय या रिक्तिकीय पथ। तो ये डायग्राम आप याद कर सकते हैं और इसकी सहायता से आपको इसे समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आपको एरो बताए गए हैं। अगर इस तरीके का निशान यहाँ पर लगा के दिया गया है आपको, तो ये है रसधानीय पथ का। अगर मैंने सीधे एरो यहाँ पे लगा के दिखाए हैं, वो है कोशिका द्रव्य का पथ। और अगर इस तरीके का मोड़ वाला एरो का निशान लगा के दिया है, तो वो है अपलवक परिपथ का निशान। अब है पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि हमने पढ़ी और उसके लिए जितने भी आवश्यक होते हैं अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ा। लेकिन पादपों में जल अवशोषण को कुछ कारक प्रभावित करते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कि प्राप्य मृदा जल, मृदा में कितना जल है जो पादपों के लिए उपलब्ध है उसे हम प्राप्य मृदा जल या अवेलेबल सॉइल वाटर कहते हैं। इसे पढ़ने से पहले, इसे समझने से पहले हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। पहला है जल धारण क्षमता। तो मृदा में जो जल पहुंचता है, अगर बरसात का जल मिट्टी पर गिरता है तो उस पर लगता है गुरुत्वीय जल, जिसके कारण वो जल भूगर्भ में चला जाता है। तो भूगर्भ में पहुंचे हुए जल के अतिरिक्त जो जल मिट्टी में शेष रह जाता है, जो पादपों की जड़ों तक पहुंच सके, उसे हम उस मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। वो उसके गुरुत्वीय बल के विरुद्ध होता है और वो मिट्टी अपने अंदर जल को रख सकती है। इसे हम उस मिट्टी की जल धारण क्षमता कहते हैं। दूसरी है स्थायी म्लानी प्रतिशतता। जब भी किसी पादप की पत्तियां पहली बार मुरझाती हैं तो उस समय उसे जितना जल उपलब्ध होता है उसे उसकी स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहते हैं। ये जल की मात्रा होती है, यानी कि पहली बार जब पादप की पत्तियां मुरझाएं तथा उसे जितना भी जल उपलब्ध है उसे उसकी स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहते हैं। तो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाला पहला कारक जो है उसमें ये होता है कि पादपों में सामान्य जल अवशोषण के लिए आदर्श स्थिति यह होती है कि जल जब उसकी क्षेत्र क्षमता यानी कि जल धारण क्षमता तथा स्थायी म्लानी प्रतिशतता के क्षेत्र में हो। उसकी स्थायी म्लानी प्रतिशतता के लिए भी उपलब्ध जल तथा उसकी जल धारण क्षमता, ये सब अगर मृदा में है तब मृदा में जो प्राप्य जल है वो जल अवशोषण को प्रभावित करता है। अगर जल की उपलब्धता कम है तो जल का अवशोषण कम होगा। अगर स्थायी म्लानी प्रतिशतता कम है यानी कि जल बहुत कम मात्रा में है तो पादप में जल अवशोषण भी प्रभावित होता है। तो उसकी दोबारा से पत्तियां आनी प्रभावित हो सकती हैं, उसका पतझड़ का जो टाइम है वो लंबा हो सकता है। अगर उसके पास जल की उपलब्धता ज़्यादा है यानी कि उसकी स्थायी म्लानी प्रतिशतता ज़्यादा है तो उसमें दोबारा से रिकवर होने के लिए कम टाइम लगता है। दूसरा है मृदा का आवर्तन, सॉइल एरोजन, यानी कि मिट्टी के अंदर जितना भी वायु की प्रतिशत मात्रा होती है वह उसका वातन कहलाती है। यदि किसी मिट्टी के अंदर वायु की प्राप्त मात्रा है तो उसमें जो भी जल होगा वो पादपों के लिए अधिक उपलब्ध होता है। तो अच्छे वातन वाली जो मृदा होती है उसमें
पादप जो भी उगता है उसका जल अवशोषण की मात्रा अधिक होती है। तीसरा है मृदा का तापमान, सॉइल टेम्परेचर। यदि मिट्टी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है तो जल अवशोषण का मान अधिकतम होता है, और यदि मिट्टी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तब जल अवशोषण की मात्रा कम हो सकती है। यदि वातावरण में यानी कि मृदा का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, यानी कि मिट्टी का मौसम यदि ठंडा है तो जल अवशोषण कम होगा, और यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापक्रम है तब भी जल का अवशोषण कम होने लगता है। परंतु 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यदि तापमान है मृदा का तब जल का अवशोषण अधिकतम होता है। तो ये पादप के लिए एक अच्छी कंडीशंस होती हैं। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाला अगला कारक है मृदा विलयन की सांद्रता। मिट्टी के अंदर घुलित पदार्थ जितने ज़्यादा होंगे उसकी सांद्रता उतनी अधिक होती है तथा उस मृदा के अंदर जल का अवशोषण बहुत कम हो जाता है। और यदि मृदा में उपस्थित जो जल है वो तनु स्टेट में है, यानी कि उसके अंदर घुलित पदार्थ कम है, तब उस जल का पर्याप्त मात्रा में अवशोषण हो सकता है। तो मृदा में विलयन जितना भी ज़्यादा सांद्र होगा वो पादप के लिए उतना ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि तब जल अवशोषण की मात्रा कम हो सकती है। सो आई होप आपका यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है इस लेसन के और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।